नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे आप सभी का आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा दोस्तों, आज का अपना मुख्य विषय क्या रहने वाला है दोस्तों। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है दोस्तों, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। अच्छी पोस्ट आई है, 340 पोस्ट आई है दोस्तों कॉमर्स के लिए। 5-7 सालों में इतनी बढ़िया पोस्ट आई है, एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा अवसर है और इसे जाने मत देना। और इस सुनहरे अवसर में आपके साथ मैं खड़ा हूँ दोस्तों मैं आज जो अपने कॉमर्स से रिलेटेड जो अपने 3 भागों में अपने जो सिलेबस होता है, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। हो सकता है दोस्तों मैं अकाउंट्स और बिजनेस भी करा दूं, उसमें मेरी बढ़िया पकड़ है दोस्तों। हो सकता है मैं साइकोलॉजी भी करा दूं, हो सकता है मैं मैनेजमेंट भी करा दूं, लेकिन ये सारा है समय का दोस्तों। समय अभाव के कारण हो सकता है नहीं करा सकता हूँ। तो दोस्तों मैंने इनकी प्राथमिकता ली है कि मैं क्यों ना सबसे पहले इकोनॉमिक्स से प्रारंभ करूं। ओके दोस्तों, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हुए दोस्तों, आप सभी को बता देता हूं मैं। मेरी पिछली बार 17वीं रैंक है दोस्तों, 17वीं रैंक है ऑल ओवर राजस्थान में दोस्तों मेरी। और फर्स्ट पेपर में दोस्तों मेरे बहुत अच्छे नंबर है, टॉपर्स में हूँ, मतलब कि टॉप 10 में बहुत अच्छे स्कोर है दोस्तों मेरा। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले इकोनॉमिक्स के बारे में आपको सिलेबस बता देता हूँ। और अपने क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है कि इस बार 40 क्वेश्चन भी आ जाए, 40 40 40 120 हर बार ही आ रहे थे इतने। तो हो सकता है कि इस बार पेडागोजी वगैरह के 10 भी आए तो मान लो 140 भी आए, तो हो सकता है कि क्वेश्चनों को मतलब कि 45 क्वेश्चन भी आ सकता है, या 50 मान लो। तो मैं बोल रहा हूँ चाहे अपने इकोनॉमिक्स से 50 क्वेश्चन भी आ गए ना। अभी इकोनॉमिक्स की बात करूँ, जब बिजनेस करूँगा तो बिजनेस के भी पूरे आपके 50 में से 50 सही कराने की कोशिश करूँगा, और होंगे ये जब मैं पढ़ाऊँगा तो ये तो मेरा वादा है। तो मैं अभी इकोनॉमिक्स के टारगेट करूँ, और यदि इकोनॉमिक्स से यदि दोस्तों अपने एक आइडिया ले, यदि 50 क्वेश्चन या यदि 45 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में दोस्तों, तो मेरा वादा है 45 में से 45 सही होंगे दोस्तों आपके। बिल्कुल परसेंट बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, हो सकता है 2-3 कम कर लो, 40 कर लो, लेकिन आपकी यदि इतने नंबर भी आ जाए तो बताओ क्या है, आपका श्योर सिलेक्शन होगा दोस्तों। कत्ते घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे से जुड़े रहो। तो मैं आज जो अपने कॉमर्स के जो 12th लेवल है, यूजी लेवल है और पीजी लेवल है, अपने कॉमर्स में इकोनॉमिक्स के 3 भागों में बांट रखा दोस्तों। पहले सिलेबस दोस्तों और ही बड़ा था, इस अपना कम कर दिया गया है। हो सकता है कि अब नया सिलेबस और आए तो उसमें क्या बदलाव आए, मेरे हिसाब से ज़्यादा बदलाव होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अपना जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपनी तैयारी अपने को करनी पड़ेगी। अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि समय को अपने बर्बाद किया तो समय अपने को बर्बाद कर देगा। अपने पास समय कम है, अवसर बहुत अच्छा है, और दोस्तों तो अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, इसमें कोई आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिक डाटा मिलेंगे दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं दोस्तों आप अपना सिलेबस पर चर्चा कर लेता हूँ। 12th लेवल में अपना क्या क्या सिलेबस है और कैसे अपन उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, जैसे पॉइंटों के हिसाब से। जैसे एक तो दोस्तों अपने है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये अपना एक सिलेबस का सबसे पहले ये पॉइंट है। स्टैटिक्स में आएगा ये, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और एक है दोस्तों अपने अपकिरण के माप, ये अपना सिलेबस है। बहुत सारे इनमें क्वेश्चन आते हैं। पहली बात दोस्तों मैं बता दूँ, इनमें क्वेश्चन आते हैं थ्योरी। आप कभी वो 10th वाली किताब लेके बैठ जाओ और समांतर माध्य और माध्य का बहुलक वो टेबल बना के निकालने लग जाओ, इस वे में तो रहना नहीं। कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अपन को पढ़ना है दोस्तों। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन को क्या क्या पढ़ना है, माध्य, माध्यिका व बहुलक। इंग्लिश में बताऊंगा दोस्तों, इसका तो मैंने इंग्लिश में बता दिया। मेजर्स ऑफ डिप्रेशन है ना, ये अपकिरण के माप। और ये माध्य को अपन क्या बोलते हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, बहुलक को जेड, माध्यिका को अपन एम बोलते हैं, माध्य को समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये इनके सिंबल है। माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना, इसमें अपन को ये पढ़ेंगे। फिर दोस्तों अपन इनमें संबंध निकालेंगे कि जेड बराबर क्या होता है आपका 3m -
2x बार, फिर अपन x की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे, इनमें अपन संबंध निकालेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। और अपन ये देखेंगे कि माध्यिका का प्रयोग कब किया जाता है, विशेषताओं के लिए, किसी के गुण के लिए माध्यिका का प्रयोग किया जाता है। जूतों का आकार बताना हो, शर्ट की संख्या बतानी हो, शर्ट का आकार बताना हो आदि के लिए अपन बहुलक ज्ञात करते हैं। फिर अपन देखते हैं कि माध्य, माध्यिका और बहुलक इनमें सर्वश्रेष्ठ माध्य कौन सा है, तो ये अपन अध्ययन इसमें करेंगे। अब किरण के माप दोस्तों, इसके अपन कौन कौन से अध्ययन करते हैं, देखो इसमें अपन करते हैं दोस्तों चतुर्थक विचलन निकालते हैं इसमें अपन निकालते हैं प्रसार, जिसको बोलते हैं रेंज, या इसको बोलते हैं विस्तार। फिर अपन इसके अंदर निकालेंगे दोस्तों माध्य विचलन, फिर एक आता है अपना परमाप विचलन, अपन परमाप विचलन निकालेंगे। परमाप विचलन का सूत्र देखेंगे सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन होता है। अपने वेरियांस का सूत्र देखेंगे, परमाप विचलन निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, माध्य विचलन निकालेंगे, माध्य विचलन निकालेंगे। फिर देखेंगे इनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ होता है। इस प्रकार अपन प्रसार निकालेंगे, H माइनस एल निकालेंगे, ठीक है। चतुर्थक भी निकालेंगे, Q3 माइनस Q1। ओके दोस्तों, तो ये तो अपना किसमें हो जाएगा, स्टैटिक्स का। ये एक और है, और एक चैप्टर और है दोस्तों इसी के साथ अपना, एक है दोस्तों अपना 2 हो गए, और ये एक अपना सूचकांक, इंडेक्स नंबर, ये भी अपना सिलेबस में। सूचकांक के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, सूचकांकों के बारे में पढ़ते हैं, सूचकांक क्या होते हैं, सूचकांक क्या बताते हैं, ठीक है। फिर सूचकांक के बारे में अपन देखते हैं कि सूचकांक को जैसे वो है 3 सूचकांक अपन पढ़ते हैं, जैसे फिशर का सूचकांक अपन पढ़ते हैं, पास्य का अपन पढ़ते हैं, अपन लेस्पियर का पढ़ते हैं। फिर अपन देखते हैं कि कौन सा इसमें सर्वश्रेष्ठ है, पास्य और लेस्पियर का जो सूत्र होता है उसका क्या होता है, फिशर क्या होता है, गुणोत्तर मध्य होता है। ऐसे पढ़ेंगे अपन। इनका और भी 1-2 विद्वानों के और भी सूत्र है, उन सभी सूत्रों का अपन एनालिसिस करेंगे। तो इस प्रकार अपन सूचकांक पढ़ेंगे, अब किरण के माप पढ़ेंगे और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे। दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये तो था अपना स्टैटिक्स का, ये आराम से कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, मेरे सारे अंगुलियों पर याद है इसे पूरा, ठीक है। इसके आगे अपन कौन सा है वो देखते हैं दोस्तों। इसको देखो मैं एक बार साफ कर देता हूँ। अच्छा, गोल्डन चांस है दोस्तों आपके लिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपके सिलेबस में क्या दे रखा है, ये तो अपन ने पढ़ लिया। एक दे रखा है अपने दोस्तों ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। दोस्तों अपने पास बकवास नहीं है फालतू, अपने पास टाइम नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरी स्पीड वैसे भी फास्ट है बोलने की, मैं फास्ट बोलता हूँ, आपको स्पीड बढ़ाने की कतई आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर मैं खुद ही बढ़ा के रखता हूँ, टेंशन मत करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। बकवास मेरा काम है नहीं करना। ग्रामीण विकास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। क्या होता है ग्रामीण विकास, देखो दोस्तों टाइम नहीं है दोस्तों, देखो कम बताऊँगा। विकास होता है, एक होती है समृद्धि, विकास का भाग होता है समृद्धि। समृद्धि क्या होती है दोस्तों, या आर्थिक समृद्धि क्या होती है, जब किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, पर कैपिटा राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही हो, जीडीपी बढ़ रही हो, किसी देश का उत्पादन बढ़ रहा हो ना, वो होती है आर्थिक समृद्धि। तो क्या दोस्तों किसी देश की आर्थिक समृद्धि, जीडीपी बढ़ना, क्या उस देश का विकास है? आप वो सर है नहीं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आर्थिक समृद्धि के साथ दोस्तों अपन ये भी ध्यान रखते हैं कि उस देश में शिक्षा की सुविधा है क्या उस देश में स्वास्थ्य है क्या? दोस्तों एक बात बताओ, आपने उत्पादन बढ़ा लिया, जीडीपी बढ़ा ली, राष्ट्रीय आय बढ़ा ली, शिक्षा पर कोई जोर ही नहीं दे रहा, शिक्षित नहीं है यहाँ पर। एक बार आपके आसपास में आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं पैसे वाले होते हैं लेकिन वो एजुकेटेड नहीं होते, तो उनका आप लगते हो यार क्या पैसा, जब उनके पास बोलने चलने संस्कार। दोस्तों ये क्या था, शिक्षा से तो मिलता है, विद्या दत्ताति विनियम, विनियम दत्ताति पात्रता। तो दोस्तों शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है। एजुकेटेड तो एजुकेटेड ही होता है दोस्तों। तो अपने क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि में यदि आप शिक्षा जोड़ दो, स्वास्थ्य जोड़ दो, और आप यदि गरीबी हटा दो, बेरोजगारी हटा दो, ये चीज़ें भी आप यदि शिक्षा स्वास्थ्य ये गुणात्मक पहलू भी याद करते हैं ना, तो वो होता है किसी देश का विकास। अब दोस्तों ग्रामीण विकास क्या होता है, गाँवों में यदि आधारिक संरचना का विकास किया जाए, कहने का मतलब गांव में बिजली है, सड़क है, पानी है आदि जो आधारभूत सुविधा है, इनका यदि विकास है, यदि वो सुविधाएं उस गांव में है, बिजली, सड़क, पानी, नाली की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल आदि जो स्कूल वगैरह सारी व्यवस्था है, तो अपन ये मानेंगे कि वो ग्रामीण क्या कर रहा है,
ग्राम क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, तो वो होता है दोस्तों ग्रामीण विकास। फिर अपन देखते हैं कि सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चली आई है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन भी आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, जैसे कि मान लो कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, 1952 में। फिर अपन पढ़ेंगे श्रवण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना कब चलाई गई थी, 1 अप्रैल 1999 को चलाई गई थी। श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कितनी योजनाओं का विलय कर दिया गया था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनाओं में 6 योजनाओं को मिला के ये बनाई गई थी। वो योजनाएं कौन कौन सी थी, IRDP थी, ट्राइसेम थी, और कौन सी थी बताओ। देखिए दोस्तों, मिलियंस वेल्स स्कीम थी, गंगा कल्याण योजना थी, सिट्रा थी, और एक DWCR थी। ये दोस्तों 6 योजनाएं थी। इन 6 योजनाओं को मिलाकर श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बनाई गई थी। फिर दोस्तों अपन को डेट याद करनी है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास से संबंधित पॉइंट है कि कैसे होता है। तो देखो IRDP की कब 1980 में हुई थी, ट्राइसेम कब आया था, 1979 में आया था, मिलियंस वेल कब आया था, 1996 में आया था, गंगा कल्याण 1997 में आया था, सिट्रा कब आया था, 1992 में आया था, और डवाका कब आया था, 1982 में आया था। दोस्तों इन सभी के अपन को याद करनी है। फिर गंगा कल्याण, इसके बाद में दोस्तों और कौन कौन सी योजनाएं आई थी, इसके बाद में वो देखेंगे। जैसे कि दोस्तों आपने वो पढ़ा होगा NREP, एक अपनी आई थी RLEGP ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इन दोनों को मिला के क्या मिलाया था, जवाहर रोजगार योजना। फिर जवाहर रोजगार योजना से क्या आई थी, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। फिर क्या आई थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। और फिर लास्ट में किस में विलय हो गया था, नरेगा में विलय हो गया था। इस प्रकार ये अपन इसमें पढ़ते हैं। इनका सभी का मिला के बनाया था श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। श्रवण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से क्या बनी थी बताओ। देखिए दोस्तों, NRLM 2011 बनी थी। फिर 2015 में बन गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दोस्तों अपन पूरा पढ़ेंगे। इंदिरा आवास योजना कब आई थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना कब आई थी, दिसंबर 2000 में आई थी। इंदिरा आवास योजना 1996 में आई थी। और भी ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों, इनका अपन एनालिसिस करेंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में आया था। और बहुत सारी योजनाएं हैं, तो ग्रामीण विकास से अपन इनका एनालिसिस एकदम बढ़िया कर देंगे एक ही क्लास में। टेंशन मत करो, आप तो बस जुड़े रहो। नेक्स्ट देखेंगे अपन कौन सा है, सारी क्लासें आ जाएगी दोस्तों, आप टेंशन मत करो। आप तो जुड़ो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बताओ दुनिया को, विद्यार्थियों की है कोई बंदा जो अपने लिए आया है और अपन को पढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, ग्रामीण विकास के बारे में देखेंगे। रोजगार के बारे में देखेंगे, क्या इसकी नीति है वो देखेंगे। रोजगार के बारे में देखेंगे, रोजगार संरचना से ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र से मिला हुआ है अपने को। ठीक है दोस्तों, NSSO के आंकड़े रोजगार के संबंध में क्या कहते हैं, बेरोजगारी से संबंधित है ये कुछ उससे अपन ले लेंगे दोस्तों, है ना। और कर लेंगे रोजगार के बारे में, आपको बता दिया जाएगा। आंकड़े है इसके तो आर्थिक सुधार, 1991 के आर्थिक सुधार दोस्तों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार 1991 में 3 वर्ड आते हैं। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या वो नहीं है दोस्तों। इकोनॉमिक्स की भाषा या कॉमर्स की भाषा में क्या है, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, प्राइवेट निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ये इसका अध्ययन करेंगे अपन दोस्तों। नई आर्थिक नीति कब आई थी दोस्तों, 24 जुलाई 1991 में आई थी। उस समय अपने वित्त मंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। उदारीकरण में क्या होता है दोस्तों, जो लाइसेंस लेते हैं उनमें उधार नीति अपनाई जाती है। निजीकरण क्या होता है, जो सरकारी जो उपक्रम होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, प्राइवेट में चेंज कर दिया जाता है। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक देश की अर्थव्यवस्था को जब विश्व के शेष अन्य देशों के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको अपन वैश्वीकरण कहते हैं। कहने का मतलब अपन खुली अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। अपना देश एक देश से दूसरे देश के साथ आयात भी कर सकता है और निर्यात भी कर सकता है। ये नीतियाँ क्यों अपनाई गई, उस समय अपने देश में क्या आ गया था, संकट आ गया था, उस समय ये आर्थिक सुधार अपनाए गए। इनके बारे में भी अपने डेप्थ में पढ़ेंगे। प्रतिस्पर्धा अधिनियम भी आया था, और भी थे, सभी पढ़ेंगे दोस्तों। अब टाइम नहीं, सिलेबस डिस्कशन हो रहा है, मैं पूरा ग्रंथ अभी खोलने लगा हुआ हूँ। उसके आगे दोस्तों आपके पास क्या है, आर्थिक पर्यावरण है। आर्थिक पर्यावरण कौन से आर्थिक पर्यावरण के तत्व है, कौन से नहीं है, ये आएगा दोस्तों। इसका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो दोस्तों, मेरे पास आर्थिक पर्यावरण की भी मैं आपको बुक दिखा देता हूँ।
सभी बुक्स है दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे अपने पास सिलेबस है भारत में आर्थिक पर्यावरण, तो ये रही दोस्तों अपने पास भारत में आर्थिक पर्यावरण पूरा एनालिसिस कर रखा दोस्तों मैंने इसका। आप टेंशन मत करो, सब है इसमें दोस्तों, ठीक है। पूरा पढ़ रखा है मैंने दोस्तों आपके लिए, ठीक है। आर्थिक पर्यावरण के बाद में देखो अभी क्या आता है उसके बाद में दिखाता हूँ बुक से एक एक करके, ठीक है। उसके बाद में अपने आर्थिक पर्यावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? भारतीय एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के अधिकतर लोग गाँव में निवास करते हैं। कृषि पर कितनी प्रतिशत जनसंख्या निर्भर है? कृषि से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? कृषि के बारे में अपना देखेंगे, उद्योग धंधे सेवा क्षेत्र आदि के बारे में भी दोस्तों देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। सॉरी दोस्तों, नई आर्थिक नीति है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, कोई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इनकी इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, देख लेंगे। और दोस्तों और कौन सा है? भारत का विदेशी व्यापार लॉस एक नया आया है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। भारत का विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड क्या है, क्या इसकी संरचना है, क्या इसकी दिशा है, ये अपने है तो देखेंगे। संरचना और दिशा, दिशा में देखेंगे अपन देश आयात और निर्यात कर रहे हैं, अपन आयात और निर्यात कर रहे हैं, किन किन देशों के साथ कर रहे हैं, किन किन देशों के साथ कर रहे हैं। अपन अमेरिका के साथ कर रहे हैं, कुवैत के साथ कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं, रूस के साथ कर रहे हैं, फ्रांस के साथ कर रहे हैं, चीन के साथ कर रहे हैं। तो अपन किन किन देशों के साथ आयात और निर्यात कर रहे हैं, और अपनी देखेंगे कि अपन सबसे ज़्यादा आयात किससे कर रहे हैं, अपन सबसे ज़्यादा निर्यात किससे कर रहे हैं, तो वो तो अपन दिशा में पढ़ते हैं। संरचना अपन पढ़ते हैं कि अपन किन किन वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात कर रहे हैं। अपन हीरे जवाहरात निर्यात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन निर्यात कर रहे हैं, अपन डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह आयात कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो वो चीज़ अपन किस में देखते हैं? संरचना में देखते हैं। इसका भी अपना अच्छा एनालिसिस कर लेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मस्त रहिए। इसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं क्या अपने सिलेबस में। ओहो ना, राष्ट्रीय है, वेरी मोस्ट बढ़िया क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इससे। अपना है राष्ट्रीय है, नेशनल इनकम दोस्तों, बढ़िया टॉपिक है। आप लेक्चर बन के आ जाओगे दोस्तों, तो आपका स्वागत है शिक्षा विभाग में। यहाँ भी आपको राष्ट्रीय आय टॉपिक पढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय के बारे में अपन को अध्ययन करना। देखो राष्ट्रीय आय में क्या होता है, इतिहास देखना है कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर अपन स्वतंत्रता से पहले किसने किया था? वैज्ञानिक आधार पर किसने किया था? फिर एक राष्ट्रीय आय समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये पढ़ेंगे। फिर दोस्तों अपन नेशनल इनकम में अपन देखते हैं अवधारणाएं पढ़ेंगे, GDP, NDP, GNP और NNP। क्या होती है GDP, NDP, GNP और NNP? कौन सी विदेशी आय इसमें शामिल होती है, किसमें नहीं होती? एक अपन पढ़ते हैं इसमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये अपन इसमें GDP, NDP, GNP और NNP में दोस्तों अपन पढ़ते हैं। फिर इसके अंदर अपन देखते हैं पर कैपिटा इनकम पढ़ते हैं दोस्तों, पर्सनल इनकम पढ़ते हैं दोस्तों, DI पढ़ते हैं, डिस्पोजल इनकम पढ़ते हैं, पर्सनल इनकम पढ़ते हैं, पर कैपिटा इनकम पढ़ते हैं, आदि क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हुए। फिर अपन देखते हैं दोस्तों GDP फैक्टर कॉस्ट, GDP मार्केट प्राइस, NDP फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। फिर अपन देखते हैं राष्ट्रीय आय की 3 विधियां देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। इस प्रकार इसका अपन एनालिसिस करेंगे। राष्ट्रीय आय का भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, चाहे आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन लिया ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, RAS, लेक्चर, सेकंड ग्रेड आदि में आए हुए क्वेश्चन, या और कहीं अन्य राज्यों की जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए, तो अपना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा राष्ट्रीय आय से दोस्तों। इसके आगे अपन कौन सा है? डिमांड है दोस्तों, मांग। दोस्तों 12th क्लास में आते ही पढ़ाना है आपको डिमांड, मांग का नियम क्या होता है दोस्तों? किसी वस्तु की मान लो कि प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है, और प्राइस कम हो जाती है तो उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। अपन कोई चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है दोस्तों बाजार में, तो अपन उसको कम ही तो खरीदते हैं ना। तो इसमें अपन मांग का नियम पढ़ेंगे, मांग की लॉज पढ़ेंगे। मांग की लॉज कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक, इकाई से कम, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अपन मांग के नियम में पढ़ेंगे। अनिवार्य वस्तु की मांग की लॉज क्या होती है? आवश्यक वस्तु की क्या होती है? विलासिता वस्तुओं की मांग की लॉज क्या होती है? इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। मांग के नियम पढ़ लेंगे, है ना। और मांग का वो वक्र होता है, मांग विस्तार होता है, मांग में वृद्धि होती है तो मांग ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, कमी होती है तो किस, बहुत सारा है। मांग की 5 इकाई लोच, 5 श्रेणियाँ है लोच की। इकाई लोचदार,
इकाई से कम, इकाई से अधिक, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इनके अपन को वक्र बनाने हैं। लोचदार, ये पूर्णतः बेलोचदार, पूर्ण लोचदार, इकाई लोचदार आदि इसके अंदर अपन दोस्तों पढ़ने वाले हैं। और डिफिसिट फाइनेंसिंग एक अपने पास है दोस्तों, गाठे का बजट पढ़ेंगे। गाठे का बजट क्या होता है दोस्तों? गाठे का बजट जब सरकार की आय तो होती है कम और व्यय होते हैं उसके ज़्यादा, तो अपन उस गाठे के बजट के बारे में पढ़ेंगे। बजट के बारे में देखेंगे, सार्वजनिक वित्त के बारे में देंगे। पब्लिक डिफिसिट, सार्वजनिक वित्त क्या होता है? पब्लिक, सार्वजनिक वित्त के बारे में पढ़ेंगे। सार्वजनिक जिसमें 4 चीज़ें देखी जाती है, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और उस प्रशासन, वित्तीय प्रशासन या हिनार्थ प्रबंध के बारे में भी पढ़ा जाता है। इसकी भी दोस्तों मैं आपको बुक दिखाता हूँ मेरे पास से। कौन सी बताई थी मैंने? हाँ, पब्लिक फाइनेंस है ना दोस्तों अपने, ये रहा दोस्तों। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, बुक्स वगैरह आप बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सारी मैं करवा दूंगा। ये रही लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस दोस्तों, पूरा करेंगे दोस्तों, आप पूरा करवाएंगे आपको सिलेबस में, आप टेंशन नहीं। ये रहा देखो दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, लोक वित्त, इंग्लिश में पब्लिक फाइनेंस, ये है अपने दोस्तों, यही अपने है पब्लिक फाइनेंस है दोस्तों। सार्वजनिक वित्त पूरा कराएंगे दोस्तों, आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही बहुत मेहनत की है दोस्तों, आप टेंशन मत करिए, पूरा कराया जाएगा आपको, मस्त रहो। सार्वजनिक वित्त के बारे में अपने कौन सा बजट का घाटा पढ़ ही लिया अपने, हिनार्थ प्रबंध पढ़ लेंगे। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन बैंकिंग, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन बैंकिंग, जो बैंक्स है लिखूंगा नहीं, से बता दूंगा। प्रॉब्लम जो अपने बैंक है उनके सामने क्या समस्या आ रही है, बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सारे रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे, यानी बैंकों के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों बैंक की भी मेरे पास किताब आपको दिखा देता हूँ मैं, ये रही दोस्तों, इसका अपन ये पढ़ेंगे, भारतीय बैंकिंग वित्तीय व्यवस्था। ये लो दोस्तों, बैंकिंग का एनालिसिस इससे करेंगे हम दोस्तों। सारा आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैंने बहुत एनालिसिस कर रखा है इन बुक्स का, बहुत पढ़ रखी है दोस्तों। आपका क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार एवं वित्त, ये रही दोस्तों, आपके सिलेबस में था ना व्यापार। ये रहा भारत का विदेशी व्यापार संरचना दिशा, इससे कराऊंगा दोस्तों सारा। और भी दिखानी है क्या बुक्स? ग्रामीण विकास की दोस्तों मेरे पास पड़ी है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की मेरे पास पड़ी है दोस्तों, आपकी राजस्थान इकोनॉमिक्स की मेरे पास है। ठीक है, सभी बुक्स है दोस्तों, आपको कतई सामग्री के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नोट्स है अपने पास, आपके सारा मैटर अपने पास तैयार, आप तो बस बने रहो। सिलेक्शन मेरे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन श्योर है आपका दोस्तों। ये दोस्तों अपने बकवास नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैंने बहुत स्पीड से बोला है, चाहे वीडियो लंबा हो गया होगा। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के जितने भी आपके विद्यार्थी दोस्त हैं सभी को बोल दो, जुड़ जाओ जितेंद्र नेहरा के साथ में, आपका भविष्य वाकई में उज्जवल होगा 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 दोस्तों। अपने चैप्टर में मिलेंगे आपको, जैसे जैसे मैं चैप्टर करा रहा हूँ उन चैप्टर में अपनी मुलाकात होगी दोस्तों। आप तब तक मेरे साथ बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय, थैंक यू।